सोचो, अगर तुम्हें कोई बोले कि एक लोकल बाहुबली, जिसका नाम सिर्फ एक शहर तक लिमिटेड था, उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक जाते थे, तुम क्या करोगे? मान लोगे या बोलोगे ये तो पक्का फिल्म का सीन लग रहा है? धुरंधर द रिवेंज में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहां अतीक अहमद को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया गया है जिसके कनेक्शन बॉर्डर के उस पार तक बताए गए हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब सच है या फिर फिल्म ने स्टोरी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया? क्योंकि रियलिटी में हम सब जानते हैं, अतीक अहमद एक बाहुबली था, उस पर बहुत सारे सीरियस केस भी थे। लेकिन क्या वो टेररिस्ट भी था? क्या उसका कनेक्शन पाकिस्तान की एजेंसियों से था? आज हम इसी बात को सिंपल तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि सच कितना है और कहानी कितनी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब सीधा आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वाकई में अतीक अहमद का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था, या फिर ये सब सिर्फ एक ओवर ड्रामेटिक एंगल है जो ऑडियंस को शॉक देने के लिए क्रिएट किया गया? फिल्म में एक डायलॉग दिखाया गया है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और हम वो रास्ता रोक देंगे। ये डायलॉग सुनने में पावरफुल लगता है, थिएटर में लोगों को एक्साइट भी करता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें तो समझ आता है कि ये एक सिनेमैटिक बिल्डअप है। रियल लाइफ में चीज़ें इतनी सीधी और ड्रामेटिक नहीं होती जितनी स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। अब जब हम फिल्म से हटकर रियल इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है और कुछ जगहों पर काफ़ी अनकंफर्टेबल भी लगती है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जब अतीक अहमद से पूछताछ हुई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे क्लेम्स सामने आए जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहा गया कि अतीक अहमद के लिंक्स पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई तक पहुंचते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तैयबा जैसे डेंजरस ग्रुप्स का नाम भी उसके साथ जोड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी क्लेम किया गया कि पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते थे और उन्हें इंडिया के अंदर उसके नेटवर्क के लोग रिसीव करके आगे सप्लाई करते थे। अगर एक पल के लिए मान लें कि यह सब सच हो सकता है, तो इसका मतलब है कि एक लोकल लेवल का माफिया एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो सकता था, जो देश की सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये सब पुलिस के क्लेम्स थे, फाइनल कोर्ट जजमेंट नहीं। इन बातों को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सका था और इससे पहले कि पूरी सच्चाई सामने आती, अतीक अहमद की मौत हो गई। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक सिंपल लाइन काफ़ी है, एलिगेशंस बड़े थे लेकिन उनका लीगल प्रूफ अधूरा रह गया। इसी वजह से ये पूरा मामला आधा सच और आधी मिस्ट्री बनकर रह गया। अब यहीं पर फिल्म अपना रोल प्ले करती है और इसी आधी कहानी को पूरी कहानी बना देती है। फिल्म ने पुलिस के इन क्लेम्स को बेस बनाया और उन्हें एक कंप्लीट नैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया, जहां अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर दिखाया गया है। फिल्म के हिसाब से वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके इशारे पर बॉर्डर के उस पार से हथियार इंडिया तक पहुंचते हैं। यहीं से ऑडियंस के दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि फिल्म और रियलिटी के बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल की, इलियास कश्मीरी कनेक्शन। फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद का कनेक्शन इलियास कश्मीरी से था, जो ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम माना जाता था। लेकिन जब हम इसका रियलिटी चेक करते हैं तो ये पूरा एंगल कोलैप्स हो जाता है। सच ये है कि इलियास कश्मीरी 2011 में ही एक अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में मारा जा चुका था, जबकि फिल्म की स्टोरी 2023 के आसपास की इवेंट्स पर बेस्ड है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों का मिलना या बात करना लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फिल्म ने यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी ली है और दो अलग अलग समय के कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में लाकर स्टोरी को ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग हिस्से पर, लाइव मर्डर सीन। 15 अप्रैल 2023 की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने गोली मार दी गई थी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक रियल इंसिडेंट था जिसे पूरे देश ने लाइव देखा था। फिल्म ने इस सीन को लगभग रियल जैसा ही दिखाया है, हैवी पुलिस प्रेजेंस, मीडिया कैमरेज और अटैकर्स का जर्नलिस्ट बनकर आना। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब अशरफ कहता है, मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, और तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद एक ही सवाल उठता है, इतनी सिक्योरिटी के बीच ये सब कैसे हो गया? और इसका क्लियर जवाब आज तक नहीं मिला। अब बात करते हैं जेल वाले एंगल की। फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद जेल के अंदर रहकर भी अपना पूरा नेटवर्क कंट्रोल कर रहा था। रियलिटी में भी कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि वो साबरमती जेल में रहकर भी अपने नेटवर्क से कनेक्टेड था। अब आते हैं उन 3 लड़कों पर जिन्होंने शूटिंग की, लवलेश, सनी और अरुण मौर्य।
फिल्म में उन्हें हायर्ड शूटर्स के रूप में दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में उनकी बैकग्राउंड काफ़ी अलग थी। लवलेश एक सिंपल बैकग्राउंड से था, सनी का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था और अरुण मौर्य धीरे धीरे क्राइम वर्ल्ड में आ रहा था। इनके पास एक टर्किश जिगाना पिस्टल मिली थी और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, ये वेपन उनके पास कैसे पहुंचा? आज तक इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिला और इसी वजह से ये केस और भी मिस्ट्री बन जाता है। अब बात करते हैं असद के एंगल की। अतीक अहमद की मौत से सिर्फ 2 दिन पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ था। फिल्म में उसे फ्यूचर माफिया के रूप में दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। शाइस्ता परवीन का एंगल भी काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ है। वो अतीक अहमद की पत्नी थी और आज भी फरार हैं। वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। एक नॉर्मल जिंदगी से माफिया नेटवर्क का हिस्सा बनना और फिर अचानक गायब हो जाना, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। फाइनल एनालिसिस, अगर पूरी फिल्म को ध्यान से देखा जाए तो लगभग 60% स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और 40% सिनेमैटिक ड्रामा है। फिल्म ने अतीक अहमद को एक्सट्रीम लेवल पर प्रेजेंट किया है और उसकी डेथ को एंड ऑफ क्राइम के रूप में दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये सच है या एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है? क्योंकि सच ये है, अतीक अहमद एक क्रिमिनल था, लेकिन उसे किस लेवल तक और किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब सवाल आपसे है, क्या इंसाफ बंदूक से होना चाहिए या कोर्ट के जरिए? और क्या आपने धुरंधर 2 देखी है? अगर देखी है तो आपको क्या लगा? ये रियलिटी के करीब थी या सिर्फ एक सिनेमैटिक कहानी? अपनी राय ज़रूर बताइए।